नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड लकी शर्मा। लेकर आया हूं आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा लेक्चर फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम क्या शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को सीखेंगे। और आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है मैं आपको बिल्कुल यूनिक तरीके से सिखाऊंगा फ्रेंड्स। कोई भी पहले की डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, आपको कोई यूनिक तरीके की डेफिनेशन मिलेंगी। धनावेश की यूनिक डेफिनेशन मिलेगी, ऋणावेश की यूनिक डेफिनेशन मिलेगी, मतलब हर चीज आपको स्पेशली रूप से सिखाया जाएगा यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। कोई भी पुराना तरीका यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है लेक्चर फ्रेंड्स इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आखिरकार फ्रेंड्स वैद्युत आवेश होता क्या है। तो फ्रेंड्स पहले क्या लिखवाया जाता है, टीचर्स क्या लिखवा देते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम से तथा आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर आ जाते हैं और छड़ में वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो भी डेफिनेशन सही है, लेकिन जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है बिल्कुल यूनिक लिखवाई है। क्या लिखवाई है फ्रेंड्स कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उनका अनुभव करता है। यानी कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर उनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। और पहले वाली डेफिनेशन क्या थी फ्रेंड्स, जो पहले अधिकतर लिखवाई जाती है आपको, वो डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, वो भी याद कर सकते हो आप कि जब कांच की छड़ को रेशम से और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं और छड़ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं और जो पदार्थ होता है उसे आवेशित पदार्थ कहते हैं। ये वाली डेफिनेशन आपको बेटर लगेगी क्योंकि फ्रेंड्स ये मैंने यूनिक तरीके से लिखवाया। क्या लिखवाया, द्रव्य क्या होता है फ्रेंड्स, हर चीज द्रव्य है, हर प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर द्रव्य ही तो है। तो फ्रेंड्स प्रत्येक वस्तु या फिर द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उनका अनुभव करता है तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो हमारा वैद्युत आवेश कहलाता है। तो बात करते हैं कि आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, जैसे पिछली डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि जब कांच की छड़ को रेशम से तथा आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज लिखवाई मैंने आपको। फिर फ्रेंड्स आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हम आगे पढ़ने वाले वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं इसको, वैद्युत आवेश के प्रकार। तो फ्रेंड्स जो टीचर आपको डेफिनेशन लिखवाएंगे, क्या लिखवाने वाले हैं फ्रेंड्स, टीचर आपको लिखवाएंगे कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ऋण आवेश क्या होता है फ्रेंड्स, जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। रट्टा मान लो बस, आप सीखोगे कुछ नहीं फ्रेंड्स। मैं आपको कैसे लिखवाऊंगा, देखो कि किसी वस्तु के धनावेशित होने का अर्थ है कि उस वस्तु पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी। फ्रेंड्स आप एक चीज बताओ मुझे, एक लिख रहा है Na+ और एक लिख रहा है Cl-। बताओ फ्रेंड्स जब प्लस कब आया होगा, जब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दान करा होगा, और Cl पे माइनस कब आया होगा, जब फ्रेंड्स इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। बताओ कि नहीं बताओ, ठीक है नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए जब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए फ्रेंड्स, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। जब Na+ ने फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई, कमी हो गई। तो यही तो बात है फ्रेंड्स, Na+ होने का मतलब क्या हो गया, यानी कि Na का धनावेशित होने का अर्थ क्या हो गया कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों में कमी। कितनी यूनिक सी डेफिनेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी का जो अपोजिट है ये वाली देखो कि किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का अर्थ है कि उस वस्तु पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। कैसे, Cl- है, माइनस तो है, ऋणावेशित है, इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, तभी तो माइनस का चिन्ह आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का अर्थ है कि उस वस्तु पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, ठीक है। ऐसे लिख लो चाहे समझना। तो फिर आगे फ्रेंड्स मैंने नोट करके एक चीज लिखी है, आप देख सकते हैं। मैंने लिखा है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय फ्रेंड्स स का मतलब हो गया एक जैसे, बी मतलब अलग अलग। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लस होंगे फ्रेंड्स, तो क्या करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, सजातीय एक से हैं तो प्रतिकर्षित, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स माइनस है लेकिन है तो एक से ना दोनों, तो ये भी प्रतिकर्षित करने वाले हैं। मैं बात करूं फ्रेंड्स प्लस माइनस विजातीय हैं तो फ्रेंड्स ये करने वाले हैं, ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। आगे क्या बताने वाला हूं फ्रेंड्स, यदि माइनस प्लस हो तो फ्रेंड्स ये भी तो अलग अलग है, विजातीय है ना, ये भी क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये भी आकर्षित करेंगे।
अब आता है फ्रेंड्स हमारा अगला जो हेडिंग आता है, टॉपिक आता है फ्रेंड्स, वो आ रहा है, देखो ये आ गया हमारा फ्रेंड्स। इसमें है कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं समझा दूं आपको कि फ्रेंड्स प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। यानी कि कोई भी आवेशित वस्तु है उस पर जो आवेश होगा ना, एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होगा। अब बात आती है फ्रेंड्स कि वो निश्चित न्यूनतम जो आवेश होगा वो क्या होगा, इसे फ्रेंड्स आप मूल आवेश कहेंगे, उसे प्रदर्शित करेंगे स्मॉल ई से। तो आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। यानी कि आवेशित वस्तु पर एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक आवेश होता है। यानी कि आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, और उसकी जो यह प्रकृति जो कहलाती है ना फ्रेंड्स, वो आवेश का क्वांटीकरण कहलाती है। ठीक है, अब क्या फ्रेंड्स मैंने क्या डिफाइन कर दिया, अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश क्या होने वाला है फ्रेंड्स, होना Q बराबर प्लस माइनस एनी। ठीक है, Q बराबर क्या आने वाला है फ्रेंड्स, प्लस माइनस एनी। तो फ्रेंड्स एन की जगह क्या आ जाएगा, एन की जगह फ्रेंड्स आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। जैसे क्या लिख सकते हो आप फ्रेंड्स, प्लस माइनस 2 लिख सकते हो, प्लस माइनस 3 लिख सकते हो, प्लस माइनस 4 ही लिख सकते हो। ये आवेश आ जाएंगे। कुल मिलाकर फ्रेंड्स जो आवेशित वस्तु पर आवेश होगा ना, वो एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होगा। तो उसी के थ्रू हम Q बराबर प्लस माइनस एन, यानी किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश है हमारा Q बराबर प्लस माइनस एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे को सीखने के लिए फ्रेंड्स पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम सीखेंगे क्या, कूलॉम का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, कूलॉम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। यदि ये पेपर में नहीं आता है तो फ्रेंड्स ये हमारा बेस तो है ना, न्यूमेरिकल तो इससे होने वाले हैं हमारे, तो ये तो फ्रेंड्स आपको सीखना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कूलॉम का नियम होता क्या है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स चित्र के थ्रू अगर मैं आपको समझा दूं इस तरीके से, ये मान लो एक आवेश है Q1, ठीक है, एक आवेश क्या है हमारा Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है R है। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, नियम पढ़ रहा है, दोबारा पढ़ो, डेफिनेशन के थ्रू पूरा याद हो जाएगा आपको कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 हो गए के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण और प्रतिकर्षण जो होगा किस चीज पर डिपेंड करेगा, मान लो अगर ये प्लस प्लस है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और एक प्लस से एक माइनस है या फिर एक माइनस से एक प्लस है तो फ्रेंड्स ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ये उस चीज पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो आवेश है वो किस प्रकार का दिया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यानी कि F जो है फ्रेंड्स दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के, तो Q1 Q2। फिर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये फिर कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी क्या मानिए फ्रेंड्स, R के वर्ग के, और इसका व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/1 के बटे में लिखना होता है। ठीक है, फिर फ्रेंड्स अब हम क्या करने वाले हैं, देखते रहो फ्रेंड्स। बस अब मैं करने वाला हूं कि F समानुपाती, इन दोनों को मिला दूंगा मैं, कंडीशन 1 मान लो, इसे कंडीशन 2 मान लो, ब्रैकेट में लिख दो कि 1,2 को मिलाने पर, ऐसा समझ में आएगा फ्रेंड्स। आप कभी भी नहीं भूलोगे कि कूलॉम का नियम होता क्या है। ठीक है, बस देखते रहो वीडियो को। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या पता है फ्रेंड्स, समानुपाती का आपको हटाना है, F बराबर, तो यहां पर एक नियतांक आएगा, नियतांक जो आएगा यहां पर आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये कूलॉम का नियम हो गया हमारा। एक बार और ऊपर से बता दूं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश हो, चित्र बना लो, देखो कि दो स्थिर बिंदु आवेश हो, तो दो बिंदु आवेश हो Q1 Q2। ठीक है, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, Q1 Q2 के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/R स्क्वायर होता है। सब चीज तो क्लियर हो गई। F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती फिर 1 के बटे में R स्क्वायर, इसका मतलब क्या, F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसे कंडीशन 1 मान लो, कंडीशन 2 मान लो, दोनों को मिला दो। F समानुपाती ऊपर क्या आ रहा है Q1 Q2 और नीचे क्या आ रहा है R स्क्वायर, तो F समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या करना हमने, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर ऐसा लिखा। फिर क्या फ्रेंड्स, जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे ना तो नियतांक आता है, आपको पता है यहाँ पर जो नियतांक आने वाला है वो कौन है फ्रेंड्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो फ्रेंड्स ये कब की बात चल रही है, अब देखते हैं आगे को। मैंने आगे लिख दिया है फ्रेंड्स, नोट कर दिया पहले कि यहाँ पर 1/4πε0 अनुक्रमानुपाती नियतांक है। वो तो आपको मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स मतलब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटा कर ही तो नियतांक आया, तो इसे क्या कहेंगे, अनुक्रमानुपाती नियतांक कहेंगे। यहाँ एप्सिलॉन नोट यानी 1/4 के साइड में जो लिखा हुआ है ना एप्सिलॉन नोट, ये क्या है कि ये वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स, 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। और इसका जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स ये आपको दोनों चीजें लर्न करनी है कि एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट यानी कि इकाई क्या होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। फिर क्या है फ्रेंड्स कि 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। मात्रक में इसका निकाल कर दिखा दूंगा आपको आगे, ठीक है। फिर क्या है, यदि आवेशों के मध्य वायु अथवा निर्वात के स्थान पर कोई कुचालक पदार्थ जैसे कि तेल, कांच या मोम आदि रख ले, ठीक है। अब क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात चल रही थी ना, यहाँ पर बात चल रही थी कि इन दोनों आवेशों के बीच में जो था फ्रेंड्स निर्वात अथवा वायु थी। अब मैं फ्रेंड्स वहां पे क्या रखने वाला हूँ, कोई कुचालक पदार्थ रखने वाला हूँ, तो क्या होने वाला है फ्रेंड्स, फिर हो जाएगा हमारा F बराबर 1/4πε0। कुचालक पदार्थ के लिए फ्रेंड्स के आ जाएगा यहाँ पर के, और ऊपर सेम मैसेज आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फ्रेंड्स जहां पर क्या है फ्रेंड्स हमारा, देखो मैंने नोट कर लिया है, जहां पर के जो है फ्रेंड्स हमारा एक द्विमाही नियतांक है, ठीक है। इसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। फ्रेंड्स अगर ये आपको पूछे परावैद्युतांक क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये कोई भी कुचालक पदार्थ होते हैं परावैद्युतांक, जैसे कि तेल हुआ, कांच हुआ या मोम हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इस प्रकार क्या कूलम का नियम जो है पूर्णतः कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अगले पेज पर हम क्या सीखेंगे, कूलम के नियम का सदिश रूप। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं पेज इंसर्ट करता हूं, कहीं मत जाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आप पेज इंसर्ट कर लिया। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, मैं आपको सिखाऊंगा कि कूलम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। फ्रेंड्स ये बता दूं फ्रेंड्स, आपको कोई बताएगा ये कूलम के नियम का सदिश रूप मारना, हर कोई आपको छुड़वा देगा। लेकिन फ्रेंड्स इसका यूज अधिक कहां पर होने वाला है फ्रेंड्स, दिशाएं ज्ञात करने में, ठीक है। तो माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 के स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। Q1 से Q2 की ओर स्थिति सदिश R12 वेक्टर तथा Q2 से Q1 की ओर स्थिति सदिश R21 वेक्टर है। आप कहोगे हमें तो कुछ समझ में आया ही नहीं है, तो मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, फिर आप कहोगे कि हमें सब समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी रुक जाओ, देखो ये हो गया नंबर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है। अब मैं क्या लेने वाला हूं फ्रेंड्स, क्या लिखा, दो स्थिर बिंदु आवेश, तो दो स्थिर बिंदु आवेश लूंगा मैं, ये मान लिया मैंने Q1 और ये मान लिया मैंने Q2। फिर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, के स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है, स्थिति सदिश को ऐसा दिखाएंगे, देखो ये हो गया R1 वेक्टर और ये क्या होने वाला है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा R2 वेक्टर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फिर आपको कह रहे हैं कि Q1 से Q2 की ओर स्थिति सदिश जो है R12 वेक्टर तथा Q2 से Q1 की ओर स्थिति सदिश क्या है, R21 वेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसमें पहले एक चीज और बता दूं आपको, जो फ्रेंड्स Q1 पर जो बल कार्य करेगा ना, यानी कि Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा फ्रेंड्स, वो क्या लगेगा हमारा F12, उसकी दिशा क्या होगी फ्रेंड्स, देखो ऊपर को होगी, ये हो गया फ्रेंड्स F12 वेक्टर, ठीक है। और Q1 के द्वारा Q2 पर जो बल कार्य करेगा फ्रेंड्स, उसकी दिशा किधर को होने वाली, उसकी दिशा चलिए ये वाली होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, F21 वेक्टर। इतनी चीज समझ में आई फ्रेंड्स, इसे बिंदु A मान लो, इसे B मान लो, बस कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सब सॉल्यूशन होने वाला बस आपका। फिर मैंने क्या लिख लिया फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लिया फिर मैंने कि आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित वैद्युत बल कहा है फ्रेंड्स, यह F12 वेक्टर है ना, F12 क्या है कि Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, तो Q1 पर Q2 द्वारा तो 1 2, देखो 1 2 F12 वेक्टर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा 1/4π होता है ना कूलम के नियम से। और क्या हुआ फिर, दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर के क्या आने वाला है फ्रेंड्स, देखो क्या है हमारा कि Q2 के कारण Q1 पर, Q2 के कारण Q1 पर, तो फ्रेंड्स हम कौन सी को लेंगे फ्रेंड्स, इस वाली को लेंगे, ठीक है। R21 क्या लेने वाले हैं, R21 ऊपर भी लिख रहा है देखो, Q2 से Q1 की ओर स्थिति सदिश R21 है। हम निकाल भी तो यही तो रहे हैं कि Q2 द्वारा Q1 पर, तो स्थिति सदिश भी कौन से ले रहे हैं, Q2 से Q1 की ओर वाली तो ले जाएगा, Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल निकालने हैं यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो R21 वेक्टर आ जाएगा, ये R21 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर होता है ना R स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसकी जो दिशा होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, स्थिति सदिश होगा हमारा R21 वेक्टर।
यहाँ पर आर के लिए मान रख दिया और यहाँ पर क्या है इसका स्थिति सदिश दिखा दिया है कि Q2 मतलब क्या था कि Q2 से Q1 की ओर स्थिति सदिश क्या है फ्रेंड्स, इसका क्या है R21 वेक्टर, यहाँ वेक्टर के रूप में दिखा दिया है। अब फ्रेंड्स क्या होने वाला है देखो, इसी प्रकार फिर कह रहा है कि इसी प्रकार Q1 द्वारा Q2 पर, एक बार चित्र में चल रहा है भाई यार समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिख रहा है ये, Q1 द्वारा Q2 पर, Q1 द्वारा Q2 पर, तो 2 1 यानी कि F21 वेक्टर इसे क्या दिखाएंगे, वेक्टर F21 निकालने वाले हम, वेक्टर F21 फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होता है हमारा, फिर होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपका कौन सा आ लिया जाएगा फ्रेंड्स, Q1 द्वारा Q2 पर, देखो चित्र में देख लो एक बार, बार बार दिखा रहा हूँ चित्र आपको। फिर आपका क्या लिया जाएगा फ्रेंड्स कि Q1 द्वारा Q2 पर, Q1 द्वारा Q2 पर, तो R1 वाली ली जाएगी यानी कि R12 लिया जाएगा। देखो Q1 से Q2 की ओर तो R12 लिया जाएगा फ्रेंड्स, इसका क्या होने वाला, R12 का होल स्क्वायर, R12 का वो वेक्टर नहीं ले जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, वेक्टर जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको R12 वेक्टर, कंडीशन नंबर 2। अब क्या होने वाला है फ्रेंड्स, अब जो हम क्या लिखेंगे, कंडीशन समीकरण 1 हो, समीकरण 2 हो, पेन चेंज कर लेता हूं मैं लिखूंगा फ्रेंड्स समीकरण 1,2 से, 1,2 से क्या लिखने वाला हूं फ्रेंड्स, मैं लिखने वाला हूं कि F12 बराबर हुई माइनस के F21 के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अतः बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण कार्यरत वैद्युत बल बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण कार्यरत वैद्युत बल के परिमाण में तो बराबर है, देखो दिख रहा दोनों बराबर है परिमाण में। ठीक है, तथा दिशा में विपरीत होता है, इसलिए क्या हुआ फ्रेंड्स, इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीयक नियम का पालन करता है। अब भाई आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होना भी चाहिए, आप कहोगे मुझसे कि आपने ये कैसे लिख दिया कि F12 वेक्टर बराबर है माइनस के F21 वेक्टर के, क्यों लिख दिया आपने। अब मैं आपको कैसे बताऊं, अभी बताता हूं। देखो ये क्या होगा फ्रेंड्स, R21 है ये हमारा, बराबर मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स इसे R2 माइनस R1 के थ्रू तो आएगा ये, और फिर क्या है एक R12 है, ये कैसा आएगा फ्रेंड्स हमारा R1 माइनस के R2। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ इसमें से, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो क्या होगा R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया फ्रेंड्स, इतने की वैल्यू क्या है हमारी R21 वेक्टर, तो माइनस के R21 वेक्टर। अब ये चीज देख लो क्या लिखा है मैंने कि R12 वेक्टर बराबर है माइनस के R21 वेक्टर के। ठीक है, बल वाली जगह आ जाओ जहां पर मैं दोनों बल निकाले हैं, ये निकाले ना दोनों बल। अगर मैं यहाँ पर R12 की जगह अगर मैं R21 करना चाहूँ तो फ्रेंड्स मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस शुरू में क्या जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर R21 आ जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान रहेगा फ्रेंड्स ये रहेगा F21। तो इसी के थ्रू तो मैंने लिख दिया है ये, देखो F12 वेक्टर बराबर हो गया, जब मैं R12 की जगह नीचे मैंने क्या लिखा है कि R12 बराबर माइनस के वही माइनस R21 के बराबर प्रूव कर दिया नीचे मैंने जो अभी दिखाया था आपको। ठीक है, तो वहां से जब मैं यहाँ पर R12 की जगह माइनस का R21 रखूंगा तो फ्रेंड्स माइनस का चिन्ह तो शुरू में आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह आ गया। यहाँ पे क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और जी R21 वेक्टर। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सेम है ना, इतना है नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 वेक्टर, तो ये किसके बराबर F12 के, तो इसी के थ्रू मैंने माइनस के साथ इसे लिख दिया। तो फ्रेंड्स ये प्रूव हो गया, समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल अच्छे समझ में आया फ्रेंड्स। अब क्या पढ़ने वाले फ्रेंड्स, मैं आगे टॉपिक देख लेता हूँ। आगे टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व। इसके लिए मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो गाइस यार मैंने पेज इंसर्ट कर लिया। क्या है कि हमारे कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम तो दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं। ठीक है, बराबर और विपरीत दिशाओं में लगाते हैं, अर्थात फ्रेंड्स F12 वेक्टर बराबर माइनस के F21 वेक्टर। पिछले पेज पे फ्रेंड्स मैं इस पर विस्तार से चर्चा कर चुका हूं कि मैंने ये किस लिए लिख लिया। ठीक है, यहां पर समझाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है फ्रेंड्स कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। कंफ्यूजन बनता है कि यार मैंने केंद्रीय बल क्यों लिख दिया है, केंद्रीय बल क्यों लिख दिया फ्रेंड्स, ये बिंदु मान लो। तो फ्रेंड्स ये क्या था Q1 था, ये क्या था Q2 था।
तो फ्रेंड्स यहाँ तो एक बार इधर को कार्य करेगा, ठीक है, और एक बार करेगा इधर को कार्य। फ्रेंड्स या तो फिर इस बिंदु के इधर को कार्य करेगा या जस्ट इधर को करेगा। तो फ्रेंड्स केंद्रीय बल हो गया, नहीं हो गया, किसके अनुदिश कार्य कर रहा है फ्रेंड्स, इस रेखा के अनुदिश कार्य कर रहा है। केंद्रीय बल का मतलब हो गया कोई बिंदु मान लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके कारण जो बल करेगा मान लो इधर को कार्य करेगा, उसके कारण इधर करेगा, बिंदु के इधर या उधर। तो इसलिए मैंने ऐसा क्या कह दिया है, केंद्रीय बल कह दिया है। फ्रेंड्स यार अब भी अगर आपको फ्रेंड्स भरोसा ना हुआ कि आपको मैं अच्छे से फिजिक्स ना समझा पाऊं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब मत करना। और यदि हाँ आपको भरोसा है कि मैं आपको बिल्कुल थ्योरिकल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल न्यूमेरिकल सब कराऊंगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो।